के ऊपर बात कर ले रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम्स, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बताया तो थोड़ा बहुत बता देना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते फटाफट, एक मिनट रुक जाओ। देखो थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, पहले थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में तो हम लोग पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक में जो बेसिक होता है वो हम लोग ज्यादातर जो भी बात कर रहे होते हैं हीट एक्सचेंज के ऊपर, वो मैक्सिमम प्रेशर और प्रेशर के साथ साथ हम लोग एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इसी के ऊपर ज्यादातर हम लोग बात करते थे। जो भी वहां पे हीट रिलीज हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, तो वो ज्यादातर एक्सपेंशन, कंप्रेशन, यही सब चीजों के ऊपर बात हो रही थी। मतलब हम लोग वर्क डन कर रहे थे गैसेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जब भी एक वर्क डन के ऊपर बात हो रहा होगा तो आपको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बात होगा। जब भी हम लोग कुछ भी अगर हीट एक्सचेंज को कैलकुलेट करेंगे या फिर इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी कैलकुलेट करेंगे, तो एक रिएक्शन के थ्रू एक रिएक्शन करवा रहे होंगे हम लोग। उस रिएक्शन के दौरान हमको मालूम करना है कि यहाँ पर क्या हीट एक्सचेंज हो रही है, या कैसे इंटरनल एनर्जी अपनी कोई बॉडी सिस्टम चेंज कर रही है एक रिएक्शन के थ्रू। तो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ये सब चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट है इसके अंदर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो पहले तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर भी वो पीछे वाला केसेस लागू है। अब ये नहीं कि यहाँ पर है तो वो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को यहाँ भी एंथैल्पी बोलते हैं, वहां पर भी एंथैल्पी बोलते थे। और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को वहां पर भी इंटरनल कहा जाता है। और ये भी यहाँ पे भी टर्म वही चीज है, इंटरनल यहाँ पर भी बोलेंगे। चीजें डिफरेंस नहीं हुई है, बस एक रिएक्शन, बस यहाँ पर एक नया इंक्लूड होगा बस। यानी कि अगर हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग कंप्लीट रिएक्शन। एक आपके पास एक कंप्लीट रिएक्शन हो रही होगी, और एक कंप्लीट रिएक्शन होने होते तक, मतलब जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक वहां पर जो भी हीट एक्सचेंज हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन याद रखना कि हमेशा पर मोल के लिए डिफाइन होगा। पर मोल के लिए मतलब है कि एक मोल के लिए डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब भी बात होगा तो। और अगर हमको इसको कैलकुलेट करना होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से कैलकुलेट करेंगे। और ये डेल्टा एच मान लो कैलकुलेट किए, वैल्यू आया मेरे पास पॉजिटिव या वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरे पास वैल्यू हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रहा होगा। अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव है डेल्टा एच की, तो समझो कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन भी दी होती है। जैसे मान लो कभी कभी आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो उसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही स्टैंडर्ड कंडीशन करके मांगता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। देखो स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपके पास कुछ चीजें आपको फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर मेजर की जाती है, उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन लाइक 1 बार प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दिया तो आपको प्रेशर देने की अब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई टेम्परेचर देने की जरूरत है उसको। और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जैसे हम लोग बोलते हैं बोल रहे हैं कि कोई चीज है, जैसे मान लो बोल रहे कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि कार्बन नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। अगर हम बोलें कि मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस आपके पास नेचर में O2 एग्जिस्ट करती है, डाइएटॉमिक एग्जिस्ट करती है, सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग ज्यादातर मेजर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे। अब देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितने तरीके की हो सकती है, मतलब आपके पास ये जो हीट एक्सचेंज है वो किसके किसके थ्रू हो सकती है। तो फर्स्ट हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का देखो क्या मतलब होता है, द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। याद रखना इसके अंदर कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज होगा अगर आपके पास 1 मोल का सब्सटेंस होना चाहिए। 1 मोल, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मोल अगर 2 हो जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा सीधे। 1 मोल के सब्सटेंस को आपसे बस कह रहा है कि उसको मान लो कि 1 मोल के हमको सब्सटेंस को तैयार करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो तैयार करने में आपके पास जो भी वहां पर हीट लग रही होगी, जो भी वहां पर एंथैल्पी चेंज हो रही होगी, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो इसका क्लियर मतलब समझने के लिए एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने मुझे हम बोले कि CO2 का दिया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि CO2 को बनाने में क्या क्या यूज किए।
तो CO2 बनाने में आपने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखा जाए तो कार्बन ने अपनी कार्बन के एटम को यूज किए होंगे, फिर इसको बनाने में आपने ऑक्सीजन का यूज किया होगा, तो ऑक्सीजन का यूज कीजिए और CO2 बना दो। तो बोल सकते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ CO2 को तैयार करने में C+O2 चाहिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का मतलब यही होता है कि C+O2 को कंबाइन होकर CO2 बनने में वहां पर जो भी हीट एक्सचेंज हो रही होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। जैसे देखो एक और एग्जांपल यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे CO2 को हम इससे बना सकते हैं और CO2 को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, हम लोग पीछे रिएक्शन पढ़े होते हैं कि CO मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर वो तो कार्बन ऑक्साइड तब बनता है जब आपके पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, अगर आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर हो गया तो आपके पास ये CO2 फिर भी फॉर्म हो जाएगा। तो आपने फिर भी यहाँ से भी CO2 को फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पर आप जो CO2 को बोलोगे कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करो, तो ध्यान में रखना है कि इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, इस रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं। रीजन, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसको कहा जाता है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से रेडी हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि इसमें कार्बन चाहिए था और ऑक्सीजन चाहिए था, और आपने ये एलिमेंट नहीं रखा, ये तो आपने कंपाउंड लेके रखे हैं। CO एक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने दो एलिमेंट को मिक्स किया है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस तरह के नहीं कहलाएंगे। एंथैल्पी अगर हम फॉर्मेशन बोल रहे हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब एलिमेंट को क्या करो, सब एलिमेंट को आप लेके सेपरेट सेपरेट लिखो। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है मिथाइल अल्कोहल का मुझे लिखना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मिथाइल अल्कोहल का लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि मिथाइल अल्कोहल को बनाने में आपके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। तो आपको बोलेंगे इसमें एक कार्बन है, फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 2s2 इसको लिख दो, प्लस एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो कहोगे एग्जिस्ट नहीं करता, हम तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, फिर इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑक्सीजन आपको लिखना है, ध्यान रहे, आपको इसको 1 ही मोल तैयार करना है, यहाँ 2 मोल नहीं करना है। तो 1 मोल को तैयार करने के लिए आपके पास एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको आप 1/2O2 लिख दो। ध्यान रहे कि आपको 1 मोल ही CH3OH चाहिए होगा, उसको आप 2 नहीं कर सकते, 2 करेंगे तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको 1 मोल ही सब्सटेंस को फॉर्म करना फ्रॉम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वहां पे जो भी हीट एक्सचेंज हो रही होगी उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने NH4Cl को रेडी किया हुआ है, NH4Cl को रेडी करने के लिए यहाँ पर N चाहिए, और N तो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपको यहाँ पर तो 1 ही मोल रखना है, अब बाकी आपको बैलेंस इधर करना है। तो 1 मोल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2N2 ले लो, एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आपको 4 चाहिए तो 2s2 हो जाएगा, क्लोरीन फिर से वही देखो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 1/2Cl2 लिखना होगा, और यहाँ पर जो भी हीट एक्सचेंज हो रही होगी उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और एक, हाँ बोलो बोलो मैम, जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को जो कंबाइन होकर CO2 बना रहे, उस टाइम जो हीट एक्सचेंज होगी हम उसको क्या बोलेंगे? बस वो नहीं बोलेंगे, वो कंबशन बोल सकते हैं, थोड़ा इसका कंबशन और GO2 की प्रेजेंस में हीट कर दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल सकते, फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। हाँ, सिर्फ ये बोलेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा है, पर उसको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है। ऐसे तो कहा जाए तो कंबशन का मतलब वही होता है, कोई भी सब्सटेंस को बर्न करना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कंबशन भी होता है, ठीक है। हाँ तो कंबशन वो बोल सकते हैं, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते वहां पे, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। यस मैम। अब देखो एक नोट्स दिखो, ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज 0। अगर आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ध्यान रखना, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट, यानी एलिमेंट वैसे जो स्टैंडर्ड स्टेट में जो स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब बता दिए कि जो एलिमेंट नेचर में जैसा बन रहा हो, तो जो एलिमेंट नेचर में जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वही आपको एलिमेंट लाकर दे दिया गया, तो उसका ध्यान में रखना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। मतलब जैसे कि आपसे कहा जाए कि नेचर में वाटर जो आपके पास होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड के फॉर्म में जो आपके पास वाटर होगा उसका पूछा जाए कि बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि उसको हम नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया, तो वहां पर हीट जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसको माना गया कि वो 0 होगा, इसको जो भी नेचर ने पहले से एग्जिस्ट है उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन को 0 माना गया है। जैसे कि मानो मेरे पास Cl2 है, Cl2 नेचर में एग्जिस्ट इसी फॉर्म में करती है, O2 हो गया आपके पास, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जितने मेटल्स होंगे उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन जब भी होगा तो हम लोग वहां पे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि उसके जनरली क्वेश्चन में देखोगे उसके वैल्यू दिए भी नहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन में लेके बात करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, और आपके पास जब गिवन वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रहेंगे तो करना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में से, थोड़ा कुछ ज्यादा गंदा हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट में से माइनस कर दो रिएक्टेंट को, मतलब जितना आपके पास प्रोडक्ट में जो भी कंपोनेंट जो भी प्रेजेंट है, जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है, वो सबके आप देख लो कि सबको बनाने में क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन लगा हुआ है,
तो उसको सबको लेके ऐड कर देना और ध्यान रहे कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन किए होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से वो मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगर 2s2 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाटर की जो भी वहां पर हीट एक्सचेंज हुए होंगे, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी रहा होगा। तो ये फॉर्मूला है, सीधे से बात है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। एक क्वेश्चन देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा ये वैल्यू कैसे अरेंज करना है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये रिएक्शन फॉर्म दिया हुआ है, इस रिएक्शन में मुझे कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ अगर आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा तो आपको सबका ये वैल्यू मालूम होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये कैसे बना है, फिर ये कैसे बना है, फिर ये कैसे बना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना तो आप एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। तो प्रोडक्ट में आपके पास ये, रिएक्टेंट में ये, प्रोडक्ट के केस में क्या मिलेगा, एनओ मिलेगा, तो एनओ लिखोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वाटर के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कुछ तो वैल्यू आपको ऐसे भी देख के और उसके बाद माइनस कर देंगे, ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। ये सब सिंपल चीज है, सबको मालूम है। अब यहाँ पर एक चीज और देखो ध्यान से, जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू 0 होगा, वो पहले से दिया होगा, आपका नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर O2 के ऊपर बात करें, S2 के ऊपर बात करें, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 दे दिया रहेगा, खैर नहीं दिया रहेगा तो हमको 0 मानना है। और ध्यान रहे कि अगर वाटर का कभी भी क्वेश्चन में वैल्यू कभी दे दिया रहता है, तो अगर दे दिया तो वही पुट कर दीजिएगा, इन्हीं की जबरदस्ती जो नहीं पुट कर दीजिएगा, बोल दिया गया तो वही चलना है। वैसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो वेपर के फॉर्म में भी होता है तो उसका वैल्यू वहां पर लिख दिया रहेगा, एक्वस के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ और लिख दिया रहेगा। लेकिन ध्यान में रखना इसके अंदर कि लिक्विड के फॉर्म में तो हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तब भी। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर और है, पहले इसको बता रहे हैं फिर एक क्वेश्चन ट्राई करना है तुम लोग को। मैम हाँ बोलो। मैम आप इसके पहले बोले थे कि हीट ऑफ रिएक्शन हम 1 मोल के लिए लेंगे मींस हम तो यहाँ 1 मोल के लिए कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट का वैल्यू रिएक्टेंट का वैल्यू डिफरेंस ले रहे हैं। फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन जब भी लेंगे, यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन हो अमोनिया का हो रहा होगा वो हाँ 1 मोल के लिए काउंट है, वो 1 मोल के लिए काउंट होगा, वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और आपको 4 से मल्टीप्लाई करना इसलिए होगा क्योंकि आप 1 मोल के लिए कैलकुलेट किए, आपको हीट ऑफ रिएक्शन तो टोटल के लिए कैलकुलेट करना होगा ना। तो हाँ वहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन मिलेगा आगे इसके ऊपर, क्योंकि आपके पास फॉर्मेशन दिया ना तो वो 1 मोल के लिए दिया रहेगा, आपको 4 मोल चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखो अगर मान लो कि मेरे पास हीट है, हीट को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पर यूज करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यूज करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा एच बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा, सॉरी यहाँ पे यू कहते हैं। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जीआरटी। और एक क्वेश्चन आपके पास ये है जिसमें क्या कैलकुलेट करना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें आपके पास एक रिएक्शंस दी हुई है, रिएक्शंस में क्या रहा है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन CCl4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ, ध्यान रखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका मतलब 1 मोल का ही मान हुआ है, वाटर CO2 HCl, मतलब यहाँ पर सब कुछ की वैल्यू आपके पास दी हुई है। अब ये नहीं कि वैल्यू दी है तो वाटर का हम अपने मन से 0 नहीं पुट कर सकते, जो दिया वही पुट करना होगा। और पूछ रहा है इसके अंदर कि आपको बताना है डेल्टा यू की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है फॉर दिस रिएक्शन। डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। उसमें आपके पास एक रिएक्शन है, इसको ट्राई करके देखो। एक रिएक्शन पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कर डेल एस कैलकुलेट करके फिर डेल एन जी आर टी कैलकुलेट करके हम डिफरेंस उनका निकल देंगे तो डेल यू निकल जाएगी। डेल एन जी का वैल्यू डेल एन जी का वैल्यू 2 है मैम, 2। ठीक है, तो डेल एन जी की जगह पे 2 पुट कर देंगे, डेल्टा एच की वैल्यू तो हमें निकालने आएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे वाला कैलकुलेट कर लेंगे। सबका फॉर्मेशन का देखो वैल्यू दिया हुआ, CO2 का फॉर्मेशन जो भी है उसके वैल्यू को लिखो, इसके वैल्यू को लिख के 4 से मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। फिर माइनस करना होगा CCl4 के जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, फिर इसके वैल्यू को माइनस करने के बाद जो आएगा वो डेल्टा एच होगा, मतलब वो हीट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर आपको इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, आपको इसी फॉर्मूला पर यूज करना है, इसलिए मैं फॉर्मूला पहले बता दिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसको कर लेना, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है, सारे वैल्यू दिए हुए तो आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, कह रहा है एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी कंप्लीट कंबशन होगा। तो इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी 1 मोल, मान लो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीट कंबशन करवाने में आपको जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, वहां पर जो भी हीट लगेगा,
जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे जैसे कि आपके पास ध्यान रहे कि ये 1 मोल होना चाहिए, तो 1 मोल मेरे पास मीथेन है, 1 मोल मीथेन को कंप्लीट कंबशन करना है, ठीक है। कंबशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, CO2H2 फॉर्म होगा, और यहाँ पर जो भी हीट निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान से रखना, हीट ऑफ कॉम्बशन कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पर और भी बात लिखा हुआ है, मेंशन किया मैं, मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि वाटर जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा या गैसेस के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि डेल्टा एनजी के जब कैलकुलेट करोगे तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि लिक्विड में रखे, गैसेस में रखे, एक्वस में रखे, किस में रखे। तो जनरली याद रखना, लिक्विड और गैसेस में कन्वर्ट, ये देख लेना कि क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ रहता है। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो सबको मालूम है कि वो गैसेस में तो होगा नहीं, वो लिक्विड में ही होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको खुद से डिसाइड करना है टेम्परेचर क्या मेंशन किया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वाटर को पुट करते हैं। चलो हीट ऑफ कंबशन के लिए देखो एक रिएक्शन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो तो आप लोग से ट्राई होगा, बनेगा ये। आपको करना हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया वो ऑक्टेन का, और कह रहा है एंड CO2 का भी दिया हुआ है, H2O का भी दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑक्टेन के लिए। ऑक्टेन की फॉर्मूला क्या होती है, ऑक्टेन की फॉर्मूला याद है मैम C8H18। इसको कंबशन भी करना है, और कंबशन करके ये भी देखना है कि इसमें हीट कितना, हीट ऑफ कंबशन कितना लगा, हो जाएगा ये सबसे। चेक करो कैसे मालूम चलेगा आप लोग से बन रहा है कि नहीं, पहले तो उसका कंबशन रिएक्शन लिखना होगा, और रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। रिएक्शन लिखे हो तुम लोग, मैम -390। -390। देखो बच्चे लोग सबका यही आंसर आ रहा है, केमिकल इक्वेशन क्या लिखी हो बोलो तो फटाफट, केमिकल इक्वेशन क्या है, C8H18 C8H18 plus 10O2 equals to 8CO2 plus 4H2O। प्लस कितना, 4H2O। 4S2, हाँ, 18 हाइड्रोजन है। मैम बैलेंस करने में गलत है। 9S2 उसमें होगा, उसके बाद बैलेंस्ड करने के बाद फिर आप सही सी पुट करोगे, आ जाएगा आंसर। हाँ
चलो ठीक है बच्चे लोग, इसको निकाल लो, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, केवल एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देना होगा, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद आपके पास CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके वैल्यू में 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसके वैल्यू में 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि H2O का वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से आपको माइनस करना है इसके वैल्यू को, और O2 का तो वैल्यू ऐसे भी 0 होगा, तो जो भी आएगा वो आंसर होगा। चलो वो तो क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम लोग करा रहे हैं कंबशन, CO2 और H2O फॉर्म हो रहा है, और कहा जा रहा है कि इफ 36 ग्राम ग्लूकोज अंडरगोज कंप्लीट कंबशन देन कैलकुलेट हीट रिलीज। तो बताना यहां से कितना हीट रिलीज होगा। आप पहले रिएक्शंस लिख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन C6H12O6 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6O2 एरो के बाद 6O2 एरो के बाद 6O2 6H2O, 36 ग्राम ग्लूकोज है, कंबशन करा दिया गया, पूछ रहा है बताओ कि कितना हीट रिलीज होगा वहां से। और इस क्वेश्चन में एक चीज तो लिखा नहीं मैंने, इस क्वेश्चन में देखो डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, लिख दो बता रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान दिखा हुआ है -680, वो पीछे दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है 680 किलो जूल, यानी कि इसको कंबशन कराए हम लोग हैं, तो आपके पास 680 किलो जूल की आपके पास डेल्टा एच निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हुआ है, हीट इवॉल्व हुआ है, -680 याद रखो। -136। हाँ वेरी गुड, -136 आएगा, -136 किलो। अगर आपके पास जो भी डेल्टा एच की वैल्यू होगी उससे मिलाकर किलो जूल में दिया तो किलो जूल में लिख देंगे। देखो बच्चे लोग इसमें करना क्या है, देखो थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहे हैं, ये जो रिएक्शंस दिया हुआ है इस रिएक्शन में जो भी डेल्टा एच की जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं -680 लिख रहे हैं जो, वो आपके पास क्या है, तो अगर ये आपके पास हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कंबशन के लिए दिया हुआ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हो तो रहा है कंबशन ही, तो अगर ये कंबशन हो रहा है तो ये 1 मोल का कंबशन का वैल्यू है, यानी कि 1 मोल के कंबशन से, यानी 1 मोल आप ग्लूकोज का कंबशन करवाए हो तो आपके पास इतना हीट क्या हुआ, जनरेट हुआ, इतना हीट रिलीज हुआ है, -680 किलो जूल का हीट रिलीज हुआ है। तो 1 मोल से आपके पास इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो आप चेक करो कि आपके पास तो ग्लूकोज 1 मोल नहीं, इस बार तो 36 ग्राम दिया हुआ है, तो 36 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास आ जाएंगे 1/5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 मोल में आपके पास -680 किलो जूल की हीट रिलीज हो रही है, तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर मालूम करेंगे 1/5 मोल में कितना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है एंथैल्पी ऑफ, देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो क्या जाता है कि द एंथैल्पी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यानी कि अगर हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो उसके अंदर आपको एसिड और बेस के ऊपर बात करते हैं, और एसिड और बेस को आपको करना है न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि अगर हम कहा जाए मेरे को रिएक्शन से, तो आपके पास एसिड होगा और एसिड का आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, बेस जो आपके पास होगा वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा, और उसके बाद कह रहा है कि जो बनेगा, तो मुझे पता है एसिड और बेस से तो सॉल्ट वाटर ही फॉर्म होता है, तभी वो इसको क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है H2O, इसी को इसका नाम भी पड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। तो इसके अंदर एक थोड़ा सा खासियत होता है, हमेशा ये चीज याद रखना, इसमें एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि बार बार ऑब्जर्वेशन से पाया गया है, हीट इज ऑलवेज, इसके अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। अगर कभी भी एक न्यूट्रल आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहा है, तो हीट हमेशा रिलीज होता है इन दिस प्रोसेस के अंदर, और हम लोग इसलिए कहते हैं कि आपके पास एक एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स है। आपके पास जो हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो हीट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे बोलो शॉर्ट में जो एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो हमेशा -13.7 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, या फिर किलो जूल बोलना है तो 57.32, ये वैल्यू फिक्स होती है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तब। अब देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लिए इससे, आपको करना है क्या है कि कैलकुलेट करना हीट रिलीज्ड, कितना हीट रिलीज हुआ,
व्हेन 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है और आपको रिएक्ट करवाना है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH के साथ, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कितना हीट रिलीज होगा इस रिएक्शन के थ्रू। और रिएक्शंस दिया हुआ ही नहीं है क्या? रुको, रिएक्शन दिया, हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपके पास, एक मिनट। क्वेश्चन आपके पास है HCl है और NaOH है, ये रिएक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन हो रहा है, NaCl प्लस H2O है और आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, तो माइनस, सबको मालूम है कितना है, माइनस 57.32 किलो जूल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है कि HCl को लेने के लिए बोल रहा है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, इसका इतना अमाउंट लेना आपको है। NaOH को कितना अमाउंट लेना है, तो वो आपके पास 200 ml 0.2 मोलर HCl लेना है, सॉरी 0.2 मोलर NaOH आपको लेना है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब हम इतना एसिड लें, इतना हम बेस लें, तो ये दोनों को आपस में रिएक्ट कराएं तब वहां से कितना हीट रिलीज होगा। तो ये कंडीशन से इतना हो रहा है रिलीज, आपको मालूम करना है कि इस कंडीशन से कितना होगा रिलीज। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको ट्राई करो। मैम 114.64 किसी फिर से 0.64 हाँ 114 4.64 114.6.4 into 10 to the मैम power नहीं, हाँ 10 to हाँ -3 भी होगा। क्या कितना आ रहा है बोलो, आप लोग का कितना आ रहा है? जिसका ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा है वो बता सकता है कितना आ रहा है, हम ला दे रहे हैं फिर। मैम 1.71। ओके, आओ चेक करते हैं कैसे कैसे होगा ये। एक मिनट। देखो, इस रिएक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे 1 मोल और 1 मोल, ये दोनों 1 मोल आपस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एक काम कर लो कि इसमें देख लो LR कौन है, लिमिटिंग रीजन कौन सा इसमें है। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम इसका मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N/V। V की वैल्यू दी हुई है, मोलारिटी आपके पास दी हुई है, तो मोल हम निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स निकल जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन से मोल कितना हो जाएगा, ये 20। लेकिन ये 20 मोल नहीं होगा, ये 20 मिली मोल होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ml दिया हुआ है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 मिली मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम पूछे कि मुझे रिएक्शन को बनाना है, तो इस रिएक्शन को बनाने में हम HCl से मालूम करें कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ या NaOH से मालूम करें। तो आप चेक करेंगे कि रिएक्शन में पहले कौन कंज्यूम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्शन कर रहा है, तो 20 मिलीमोल, सिर्फ 20 मिलीमोल NaOH से रिएक्शन करेगा। यानी कि इस रिएक्शन में कौन पहले खत्म हो जाएगा, HCl, क्योंकि HCl का अमाउंट 20 है, सिर्फ यहाँ पर 40 है, तो ये सिर्फ 20 अमाउंट से रिएक्ट करेगा, तो ये तो बचा रहेगा, लेकिन आपके पास ये तो चीज खत्म हो जाएगा HCl आपके पास। तो इसका मतलब हमको जो चेक करना होगा, हमको इसी के बेसिस पे चेक करना है, जो पहले रिएक्शन में खत्म हो जाता है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 1 मोल HCl के लिए कितना हीट रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू है 1 के लिए ही है, -57.32 किलो जूल। यानी 1 मोल HCl से इतना आपके पास हीट रिलीज होगा। तो मेरे पास कितना मोल HCl का है, तो चेक कर लो कितना मोल सा है मेरे पास।
20 मिलीमोल्स है, तो मिलीमोल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीमोल्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो आपके पावर 10⁻³ हो जाएगा। तो यही आपको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें चेक करो, इंटू करने पे जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। 1 मोल से इतना रिलीज हो रहा है, तो आपके पास जितना मिलीमोल्स होगा उसको कन्वर्ट कर देना मोल्स के अंदर, तब जो भी आपका कोई आंसर हो जाएगा। देखो अब इस पे एक और क्वेश्चन है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये तो हो गया। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है हीट रिलीज्ड व्हेन 200 ml ऑफ 0.2 H2SO4 और वो रिएक्ट कर रहा है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। मैम -57.32 into 10⁻³ किलो जूल में। अच्छा ये 57 बता रही हूँ आंसर। ठीक है, तो 57.32 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उतना तो निकलेगा ही। आंसर इतना लेकिन आ नहीं रहा है। 40 मिलीमोल ये भी अच्छी है। नहीं, ऐसे कैसे? बना दे। पहले एक चीज बताओ, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है तो समझ में आता है कि 57.32 किलो जूल मोल इनवर्स हीट रिलीज हो रही है। लेकिन आपके पास H2SO4 है, आपका ये जो कंडीशन है जो 57.3 दिया हुआ है, वो और कंडीशन पे दिया हुआ है, वो मोनोप्रोटिक होना चाहिए, मतलब 1H+ के लिए काम करता है सिर्फ। मैम ये रिएक्शन में तो H2SO4 मींस 1 मोल H2SO4 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? मींस हाँ तो बोथ का मोल ही सेम है। 40 मिलीमोल H2SO4 का, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 40 मिलीमोल है। फिर रिएक्शन पे 1 मोल H2SO4 रिएक्ट करे 2 मोल ऑफ सोडियम एक मिनट को हाइड्रोक्साइड। हम बना दे रहे हैं हाँ। जरूर।
तो पहले एक चीज याद रखो कि मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस जो रिएक्शन होता है उसमें डेल्टा एच की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है। अगर क्वेश्चन में दिया या नहीं दिया हो आपको ये पता होना चाहिए, वो -57.32 होता है। बस आपको एक चीज ये यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपके पास वैल्यू होगा वो 1H+ के लिए निकलता है, यानी कि वो होना चाहिए मोनोप्रोटिक होना चाहिए। और आपके पास जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो भी आपके पास मोनोहाइड्रोक्साइड होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपके पास मोनोप्रोटिक है और मोनोहाइड्रोक्साइड है तभी जाके आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू इतना सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि हम H2SO4 लेते हैं, तो H2SO4 के केस में हम लोग देखते हैं कि 2H+ निकलता है और SO4 पे हमका 2- है, यानी कि 1 मोल H2SO4 से 2 आपके पास क्या होते हैं, H+ आयन जनरेट होते हैं। तो 1 मोल से आपके पास 2H+ आयन जनरेट हो रहे हैं और यही तो आपस में रिएक्ट करता है। एसिड होता है क्या आप लोग, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट वाटर क्या होता है आपके पास है, जैसे मान लो कि हम NaOH H2SO4 लेके चल रहे हैं, H2SO4 से 2H+ रिलीज हो रहा है और आप NaOH लेके चल रहे हैं। NaOH को तोड़ोगे तो आपके पास एक ही OH जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास H+OH बनता है, तब जाके आप वाटर को यहाँ पे फॉर्म करोगे। तो एक H और एक OH- बनता है, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू -57.32 होगी। ये कब होता है आपके पास, जब एक मोनोप्रोटिक, अब एक आपके पास मोनोहाइड्रोक्साइड होगा तब। लेकिन जब H2SO4 के केस में अगर हम लेके चल रहे हैं, तो इस केस में याद रखना कि इस केस में आपके पास जो H2SO4 से जो H+ निकल रहा है वो 2H+ है। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि H+ का नंबर दुगना हो गया। अगर दुगना हो गया तो यहाँ पर मतलब हो गया कि अब 1H+ से आपके पास इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो 2H+ से जो हीट रिलीज है वो तो सीधे डबल हो जाएगा। ये इतना अब नहीं आएगा आपके पास, -57.32 इंटू 2 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में तो पहले याद रखना ये चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट रिलीज इतना होगा, लेकिन वो मोनोप्रोटिक होगा तब। अगर वो डाइप्रोटिक हो गया, अगर उसके अंदर 2H+ है, तो हम बोलेंगे 1 मोल से ये हीट रिलीज हो रही है, तो 2H+ से कितनी रिलीज होगी, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फाइनल आपके पास आएगा -114.64। पहले तो रिलेट करने के लिए ध्यान में रखना कि अगर आपको H2SO4 से तैयार करना है तो ये पता होना चाहिए कि H2SO4 से इतना हमारा हीट रिलीज होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसके ऊपर बात कर रहे थे, एक मिनट रुको। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ था H2SO4 था और आपको रिएक्शन कराना था NaOH के साथ। मैम हाँ बोलो। मैम इस पे तो 2H+ है एंड 1OH- एंड है, तो फिर वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि 1H+ आयन एंड 1OH- मिलकर ही न्यूट्रलाइज होंगे। तो 2H+ है तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि उसका जो मीन्स एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन होगी वो मीन्स एंथैल्पी जो 2 into 50। कंबशन नहीं, जब एक H+ हाँ एक OH- होगा तब के केस में बात करें तब उतना ही होगा, हाँ ठीक है। तब आपके पास वो केस बनेगा, तब 57 पॉइंट उसी को कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास 1H+ है 1OH- है तब। जब नहीं, 2H+ तो होगा तो हाँ बोलो। 2H+ एंड 1OH होगी तो कैसे न्यूट्रलाइज होंगे? कैसे न्यूट्रलाइज होंगी, हाँ तो वो आपको सिर्फ हीट के ऊपर बात कर रहा है, कितना वहां पर हीट एक्सचेंज होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास यही क्वेश्चन है, अगर हम पूछें इसके अंदर कि मेरे पास एक मिनट रुको, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, पहले चेक कर लो। 200 दिया हुआ था मेरे पास, 200 मिलीमोल्स इसका, सॉरी ml था, और इसको पहले मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख देना कितना, इसका कितना मिलीमोल्स आया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 40 आया हुआ है 40 ना। मिलीमोल। हाँ 40 मिलीमोल्स मेरे पास H2SO4 है, और ये भी 40 मोल शायद मिलीमोल्स ही आया हुआ है, हाँ 40 मिलीमोल। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब तो अगर 2 ले लेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ मैम अब होगा। तो अब मेरा पे क्वेश्चन देखो यहाँ पर ध्यान से, कि अगर मान लीजिए कि अगर हम चेक करें कि मेरे पास 40 मिलीमोल्स ये है और ये भी 40 मिलीमोल्स है, तो हमको किससे चेक करना है कि हीट कितना रिलीज होगा, तो हमको चेक करना है कि यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, रिएक्शन में पहले कौन कंज्यूम हो जाएगा, H2SO4 या NaOH, तो चेक कर लो। NaOH। क्योंकि एक आपके पास H2SO4 2 मोल NaOH से रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है, यानी एक के लिए ये 2 चाहिए होगा। तो ये अगर मान लो कि हम 20 लेके चल रहे होंगे,
तब तो इसका क्या कहते हैं 40 कंज्यूम हो गया होगा। तो इसका मतलब है कि इसका 20 यूज करेंगे तो इसका 40 खत्म हो जाएगा आपके पास। यानी कि आपके पास जो लिमिटिंग रीजेंट है यानी सॉल्यूशन है पहले कौन खत्म होगा, ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या बचा रहेगा सिर्फ H प्लस, और H प्लस कितना बचेगा इसके अंदर, तो 40 में से 20 तो इसके अंदर चला गया, यानी कि 20 मिलीमोल्स बचेगा। ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर हम एक चीज इसी को समझा रहे थे, अगर आपके पास 1H प्लस 1OH माइनस होगा तो उसके केस में डेल्टा H की वैल्यू फिक्स है, इतनी होगी। अगर आपके पास H प्लस का अमाउंट अगर बढ़ेगा, अगर 2H प्लस होगा तो इसके हीट रिलीज का भी पावर बढ़ेगा, यानी ये भी दुगना हो जाएगा। अगर ये 3H प्लस देगा तो यहाँ पर भी जो हीट रिलीज होगी वो भी आपका ट्रिपल हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि H2SO4 से मालूम कर ले रहे हैं कि कितना मेरे पास, क्योंकि H2SO4 का तो हमें पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस H2SO4 का अगर चेक किया जाए अमाउंट, अगर हम यहाँ पे इसका चेक करें कितना है, तो बोल सकते हैं कि मेरे पास अगर 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 से हीट कितना रिलीज हो सकता है, तो इसको हम चेक कर चुके हैं, माइनस 114.64 रिलीज किया जा सकता है 1 मोल से। तो अगर मेरे पास सिर्फ इसका यूज कितना हुआ है, सिर्फ इसका 20 यूज हुआ है, तो 20, क्योंकि हम लोग 20 तो बच गया रिलीज से, सिर्फ इसका यूज अगर हम देखेंगे इस रिएक्शन में कितना, मतलब सिर्फ 20 ही यूज हुआ है। तो अगर 20 चेक करें हम लोग 20 मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स को फिर हटा देंगे, मोल्स में सीधे कन्वर्ट कर देंगे तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो -114 आपका हो जाएगा, और इसमें से इंटू कर लेंगे 20 टू 10 के पावर 3। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा वो आपको ये बता देगा कि कितना हीट रिलीज होगा आपके पास जब आप लेके चलेंगे ये सारे कंडीशन। तो हम लोग जो भी डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखना कि ये जो 57.32 है वो किसके लिए अप्लाई करेंगे, और अगर मोनोप्रोटिक आपके पास नहीं हुआ तो उसके लिए आपके पास वो वैल्यू जो भी होगा, जितना H प्लस देगा उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। 2H प्लस है तो उसका डबल करके वैल्यू बनाएंगे, 3H प्लस उसको ट्रिपल करके बनाना होगा। तो बस इसके लिए इतना ही है, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन काफी है। अगर आप कंबशन से देखेंगे तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन से अगर पूछ देगा तो कुछ वैल्यू तो 57.32 आपको याद होना चाहिए, और जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो देख लो मोनोप्रोटिक है कि क्या है वो। अब देखो लैटिस एंथैल्पी के ऊपर बात करें, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। लैटिस एंथैल्पी को बोलते हैं कि, पहले लैटिस के ऊपर बात करते हैं, लैटिस किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि फॉर्म्ड बाय आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले लैटिस आयनिक कंपाउंड के अंदर बनाए जाते हैं। दूसरी बात, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय ए फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन। यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास एक पॉजिटिव आयन रहेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव आयन होगा, इसको सराउंडिंग करने वाले इसके अगल बगल जितने होंगे सब नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, और नेगेटिव चार्ज सराउंड करने वाले सब बाहर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे करते करते क्या होता है, एक बड़ा सा लेयर, एक बड़ा सा लैटिस क्रिएट, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। तो अब हमको मालूम करना है कि इसके बीच के हम चाहते हैं कि ये जो आपके पास आयन है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है वो सब सेपरेट हो जाए। तो ये खुद से तो सेपरेट होंगे नहीं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इनके बीच में जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो सेपरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगा। तो यही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वहाँ पे एनर्जी चाहिए होता होगा, इसको सेपरेट अगर हमें करना है तब। और यही चीज आपको जो भी यहाँ पर हीट चाहिए होता है, जो भी वहाँ पर एंथैल्पी चेंज हो रहा होता होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि अगर डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर दो डेफिनेशन होते हैं लैटिस एंथैल्पी की। पहला डेफिनेशन देखो क्या है, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली ब्रोकन इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कोई आयनिक कंपाउंड है और 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, वो भी याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ नहीं, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ने के लिए आपको जो भी आपको जो भी हीट चाहिए होता है, जो भी वहां पर एंथैल्पी चेंज हो रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये भी ध्यान रखना कि आपके पास 1 मोल, ये भी कह रहा है 1 मोल आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, कंडीशन ध्यान रहे, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गैसेस में होने चाहिए। पहला तो डेफिनेशन ये है, या तो आप 1 मोल से इसको 2 में कन्वर्ट कर दो आयन में, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द एनर्जी रिलीज्ड, यानी एनर्जी जब रिलीज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस, यानी कि एक लैटिस का आपके पास एक आयनिक लैटिस है, उसका 1 मोल है, इज फॉर्म्ड, वो बनता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। यानी कि आपके पास 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल NaCl है। मान लो कि हम बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, और 1 मोल जो आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इसके आयन से, और वो भी गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, तो वहां पर जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही होगी उसको भी हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। देखो दोनों डेफिनेशन इसी के लिए दिया गया है।
या तो आप इससे कह सकते हैं कि इसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा उसको भी बोल सकते हो, या फिर इसके अपोजिट कर लो, यानी कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट अगर गैसियस में प्रेजेंट है आयन इसके, वो दोनों को मिलाकर जो भी आपके पास एनर्जी फॉर्म हो रही होगी, जो भी एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है, चाहे गेन हो रही है, जो भी लग रही है, उसको फॉर्म करने में, NaCl को फॉर्म करने में, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे उस एंथैल्पी जो भी चेंज हो रही है उसको लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि लैटिस एंथैल्पी को अगर हमें कैलकुलेट करना है, आखिर क्वेश्चन के लिए लैटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लैटिस एंथैल्पी को देखो बोलना जितना आसान है, कैलकुलेट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि लैटिस एंथैल्पी कह रहे हो कि आप Na+ लेके आएंगे गैसेस के फॉर्म में, Cl- लेके आएंगे गैसेस के फॉर्म में, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो NaCl बन जाएगा, और वहां पे जो भी हीट हमको लेना पड़ेगा या फिर उसको कंबाइन करने में जो भी एनर्जी लग रही होगी उसको हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोल देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि Na+ को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। Na+ जल्दी आपको फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। सोडियम कभी भी सोडियम के प्लस के फॉर्म में जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। Na+ वो किसी न किसी तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। Cl- भी जल्दी आपको मिलेगा नहीं, ना Na+ गैसेस सेपरेट मिलेगा इजी तरीके से, ना Cl- मिलेगा इजी तरीके से। तो फिर ये चीजें मिलेंगी नहीं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैसे हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ लैटिस कितना है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक जुगाड़ किया गया है। अब देखो इसको कैसे किया गया। एक चीज और पहले ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीजें हम लिखे हैं। एक आपके पास है NaCl, NaCl2 से NaCl बनता है, और NaCl Na+Cl- भी बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं और इसका सेपरेट नाम क्या होगा? फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? अगर यहाँ से जो भी मान लो कि अगर हीट जो भी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है, तो इसको किस टर्म में मेजर करेंगे? इसको किस टर्म में मेजर कर रहे हैं? मैम सेकंड को तो हम लैटिस एंथैल्पी के लिए लेंगे, पर फर्स्ट को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे कुछ बोलेंगे। मींस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्शन नहीं बोल सकते, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल हाँ सकते एंथैल्पी ऑफ हैं। फॉर्मेशन, एंड सेकंड को लैटिस एंथैल्पी। हाँ, ये आपका फर्स्ट जो आपके पास होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है, क्योंकि 1 मोल देखो NaCl को फॉर्म किया गया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, लेकिन इसको फॉर्म करने के लिए आयन हेवी गैसेस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात वो लैटिस एंथैल्पी है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा चीज होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट अवतार लिए हैं जिनका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल। अब देखो ये बॉर्न हैबर साइकिल कैसे कैलकुलेट किए सबसे चीजों को, कैसे मतलब अगर कोई भी एक तो सॉलिड को, सबसे बात है कि आपके पास सोडियम जो सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड को गैस में लाना है, गैस में लाके फिर उसको आयन में भी कन्वर्ट करना है। तो देखो बॉर्न हैबर साइकिल कैसे इस चीज को कैलकुलेट किए, उसके ऊपर पहले हम बात करते हैं। तो पहले ये जो चीजें हैं वो एक्सपेरिमेंटल, जो भी बताया जाएगा वो सब एक्सपेरिमेंटल से कैलकुलेशन है, सब जितना यहाँ पर चीजें हैं। तो Na+Cl- से NaCl कैसे बन गया, ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन किया जाएगा बॉर्न हैबर साइकिल से, जो कि बेस्ड है हेस लॉ से। हेस लॉ बोलता है कि आप A से B अगर आप बना रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका हीट रिलीज है, गेन है, चाहे जितना भी डेल्टा एच का मान रहा हो, या फिर आप A से B डायरेक्ट मत बनाओ। A से आप पहले क्या करो, A से पहले आप C बनाओ, C से D बनाओ, D से E बनाओ, E से F बनाओ, और फाइनल फिर B में पहुंच जाओ। तो कह रहा है कि आप 5 स्टेप घूम के भी जाइएगा, तो कुल मिला के जब आप हीट को देखिएगा, एड आउट कीजिएगा सब, तो वो A और B के इक्वल ही होगा। यही हेस लॉ का कहना था कि आप डायरेक्टली कोई रिएक्शन को स्टेप अगर एक से स्टेप बनाओगे, C+O2 को डायरेक्टली अगर आप बनाओगे CO2 से, तो वहां पर जो भी आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है, या फिर उसको 2 स्टेप में करके बनाओ, यानी C+ पहले O2 से पहले CO बनाओ, और फिर CO + 1/2 O2 करके फिर CO2 बनाओ। अब दोनों में डेल्टा एच के वैल्यू को निकाल के एक्सपेरिमेंटल ऐड करके देख लिया गया कि हाँ ये दोनों वैल्यू सेम है। तो आपको जो बॉर्न हैबर साइकिल बताया जाएगा वो हेस लॉ के ऊपर ही काम करता है। देखो ये होता क्या है इसमें, आपके पास Na क्या होता है, Na सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सबको मालूम है। भले हम लोग बोल रहे हैं कि बॉर्न हैबर साइकिल के लिए सॉरी हम लोग को लैटिस एंथैल्पी के लिए हमको गैसेस के फॉर्म में चाहिए, गैसेस फॉर्म मिलेगा नहीं, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझा रहे हैं। सोडियम आपके पास जो होगा सोडियम के फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, जो क्लोरीन होगा वो गैसेस के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन NaCl का बनेगा। मतलब NaCl अगर आपको तैयार करना है तो आप ये चीजें यहाँ से कर सकते हैं। Na हीट ऑफ फॉर्मेशन NaCl का हम पता कर सकते हैं कितना आएगा। तो मान लो कि हमने किसी तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन NaCl का निकाल दिया, कितना है, चलो ठीक है, लेकिन हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं सीखना है, हमें सीखना ये है कि यहाँ पर डेल्टा एच लैटिस कितना है, मतलब लैटिस ऑफ एंथैल्पी कितना होगा। तो अभी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन NaCl का बना लिए। अब चेक करो यहाँ से, सबसे पहले हम Na को क्या करेंगे, सोडियम को कन्वर्ट करेंगे गैस में। एक सॉलिड को एक गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है।
तो सॉलिड टू गैस में जाने को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को नाम क्या होता है? सब्लिमेशन। एक सॉलिड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉलिड को लेके आएंगे गैस में, वहां पर जो भी हीट आपको लगा रहेगा उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। चलिए ठीक है, आपके पास ये जो सोडियम जो गैसेस के फॉर्म में आ गया, अब सोडियम से आप क्या कर सकते हैं, सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अब गैसेस के फॉर्म में अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये तो Na+ बन गया, लेकिन यहाँ पर जो भी आपके पास होंगी वैल्यू, उसको वहां पर जो भी हीट चेंज हो रही होंगी उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो Na+ गैसेस के फॉर्म में हम ला दिए। फिर देखो Cl2 आपके पास है, Cl2 आपके पास है, मतलब 2 Cl यहाँ पर है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, Cl- लाना है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच के बॉन्ड को तो ब्रेक ही करना पड़ेगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो पहले आपके पास इसको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना एनर्जी दोनों का लगता है बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी इसको तोड़ के पहले हम Cl गैस के फॉर्म में ला दिए, Cl को सेपरेट कर दिए। Cl को सेपरेट करने के बाद ध्यान रहे कि यहाँ पर 1/2 भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास Cl2 वैल्यू 1/2 है, तो जो भी आपके पास एनर्जी होगी उसका आपको हाफ करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 Cl लिख रहे हैं। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, गैसेस के फॉर्म में आके हम यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है इसको है, क्योंकि यहाँ पर तो Cl- चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पता ही पड़ चुके हैं कि कोई भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर दे देंगे और यहाँ से जो भी हीट रिलीज होगा उसमें डेल्टा H कुछ क्वेश्चन में होगा उसको लिख देंगे, और फाइनली वो Cl- में कन्वर्ट हो गया। अब देखो Na+ मिल गया हमें, Cl- मिल गया हमें, और ये दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद जो भी फॉर्म करेगा, यानी इस कंबाइन होकर फिर NaCl फॉर्म करता है। तो अब इससे इसको बनने में जो भी लग रहा होगा, यानी Na+ गैसियस और Cl- गैसियस से NaCl को कन्वर्ट होने में, यानी NaCl सॉलिड में कन्वर्ट होने में आपके पास जो भी वहां से एनर्जी रिलीज होगी चाहे गेन होगी, उसको डेल्टा H लैटिस कहेंगे। अगर वो हमें कैलकुलेट करना है कि वो कैसे हुआ, तो इसी तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन तो आपको बस पहले से पता है, ये चीज यहाँ पर सब्लिमेशन पता रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पता रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता हुआ रहेगा। ये सबकी वैल्यू अगर हमको पता है तो हम लोग पढ़े हैं हेस क्लास से, आप इसको डायरेक्ट एक स्टेप में बनाओ, ये 5 स्टेप घुमा के भी बनाओ, सब में तो हीट सेम लगेगा, यानी इसका हीट और इस सब हीट को ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यू इक्वल होगा, इस सब की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा इम्पॉसिबल था, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक जुगाड़ किया गया कि पहले इसको कन्वर्ट कर करके यहाँ तक लाओ, Na+ को जनरेट किया गया, Cl- को जनरेट किया गया, फिर उससे कन्वर्ट किया गया NaCl के अंदर। ये पूरे प्रोसेस का नाम है बॉर्न हेवर साइकिल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर भी कुछ हम ले लिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कैसे कैसे इसका यूज करना है। तो एक साइकिल तुमको समझा दिए, तो इसी में सबका वैल्यू दिया होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपके पास देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन NaCl दिया हुआ है, डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 का दिया हुआ है कितना, उसको बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, सब्लिमेशन की वैल्यू भी आपके पास दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी की भी वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, तो सबकी वैल्यू दी हुई है, तो फिर हम लैटिस निकाल ही देंगे इसका, दोनों को इक्वल करके। तो अब ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। इसमें एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक फेज दूसरे फेज में ले जाना, तो वहां पर जो भी कुछ ना कुछ हीट रिलीज या गेन हो रही होगी। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या है, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को कहा जाता है कि 1 मोल आपके पास सॉलिड को कन्वर्ट करवाना है गैसियस के फॉर्म में, ठीक है। और अब ऐसे थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास सॉलिड से गैस में जाना है, उसको तो टेम्परेचर बहुत देना पड़ेगा, तो एट सब्लिमेशन टेम्परेचर, मतलब उसमें जो टेम्परेचर यूज हो रहा है उसको सब्लिमेशन कह रहे हैं। यानी 1 मोल आपके पास सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी टेम्परेचर देना होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, उसको डेल्टा H SUB से इंडिकेट किया जाता है। और अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहा जाए क्या होता है, तो आपको गैस टू लिक्विड जाना होता है। यानी बोल सकते हैं कि मेरे पास अगर 1 मोल अगर मेरे पास एक सॉलिड है और 1 मोल सॉलिड को हम लोग क्या किए, मेल्ट किए, मेल्ट करने में कह देंगे जो भी हीट लगा रहेगा उसे, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वहां पर, हम लोग उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी है, जो कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है। यानी 1 मोल मेरे पास लिक्विड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंथैल्पी लग रही होगी, जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही होगी, उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और उसके बाद सेम चीज, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी न्यूमेरिकल्स है, आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। खैर हम दे देंगे इसको, कॉपी को ट्राई करना तुम लोग, इस जितने क्वेश्चन हम इसके अंदर लिखे रहते हैं सबके सब क्वेश्चन
कहीं ना कहीं मेंस में आए हुए, एडवांस में आए हुए रहते हैं, तो आप लोग ट्राई करना इसके अंदर जरूर। और ये भी क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन वही वाला है जो कि बोर नंबर साइकिल को बताए थे, वो ABC के टर्म में मान करके दिया हुआ है, XYZ AB के टर्म में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा है। हमें क्लास टॉपिक को भी कवर कर दे रहे हैं बस, बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक मिनट, 1 मिनट। एक मिनट कहाँ गया? देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, तो बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, बॉन्ड एनर्जी ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों एक ही होता है, लेकिन दोनों एक नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। अगर हम सिर्फ बात करें बॉन्ड एनर्जी की तो नहीं, पहले तो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन ही मीथेन मान लो, अगर ये मीथेन है तो इसमें 4 तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं। हमने सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी जो लगा रहेगा, मान लो कुछ भी आसान मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आपके पास क्या लगा होगा, 3 मान लो। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या मान लेते हैं, 4 लग गया। इसको मान लेते हैं 5 लग गया। तो अलग अलग आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, और अलग अलग आपकी एनर्जी भी यहाँ पर हुई लगी, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसके अंदर, हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसको कहते हैं जिसमें मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल्स रहेगा, और एक मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में हमको सिर्फ मान लो इसी बॉन्ड को तोड़ना, सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, बाकी को क्यों तोड़े। तो वहां पर जो एनर्जी लगा रही होगी उसको लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एक पार्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लगेगी आपको, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन बॉन्ड एनर्जी उसको कहेंगे कि हम सबके बॉन्ड को ब्रेक कर दिए और वहां पर जो भी एनर्जी आपको लगी होगी उसका आप एवरेज निकाल दो। जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तब जाके वो बॉन्ड एनर्जी होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर एक मॉलिक्यूल को बॉन्ड में अगर कोई आपको पार्टिकुलर बॉन्ड ही तोड़ना है तो वहां पर एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एवरेज जब कैलकुलेट करोगे तो बॉन्ड एनर्जी होती है। तो अगर वो मान लो कैलकुलेट करना होगा, एक मिनट, हाँ, अगर मान लो कि मेरे पास कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो अब यही 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी निकालो या बॉन्ड डिसोसिएशन निकालो, दोनों के केस तो सेम ही होगा, एक ही तो बॉन्ड ही है। एवरेज भी निकालोगे तो ही निकल के आएगा। अगर बॉन्ड मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है, या सॉरी बॉन्ड एनर्जी नहीं, अगर मान लो एक रिएक्शन के थ्रू आपके पास क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सब लिखी हुई है और कहेगा कि बताओ कि इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या चेंज हुआ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस याद रहे कि थोड़ा अलग होता है। अभी तक आप जो पढ़ के आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट हटा देंगे, वो बस यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर पहले रिएक्टेंट होता है, फिर बाद में प्रोडक्ट लिखा जाता है। यानी कि आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ये बाकी इससे जैसा नहीं है। तो आपके पास देखो क्या क्या ऐसे क्यों? ऐसे क्यों, वैल्यू निकाल के रखा गया, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया, और हम लोग के लिए साइंटिस्ट लोग ने थोड़ा मेहनत कर दिया, शॉर्टकट फॉर्मूला लिख दिए। नहीं तो हम लोग भी इतना इतना निकाल के कैसे लिखते हैं। आज शॉर्टकट में सब जोड़ ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, तो सब उन्हीं लोग का देना ना। मैम क्या सिर्फ बॉन्ड एनर्जी होगी, फिर उन लोगों को जो मीन्स कंबाइन करके जो प्रोडक्ट निकाल में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको नहीं इंक्लूड करेंगे? नहीं, यहाँ पर आपको अलग अलग, यहाँ पर सेपरेट तरह के, अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आपको बताना है, और उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू दी है वो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। अब यहाँ पर ये चीज नहीं दिया हुआ मेरे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने में कितना हीट लगा, ये सब कुछ नहीं है। इस बार जो भी बात होगा एनर्जी के टर्म में बात होगा, और जब भी एनर्जी के टर्म में बात होगा तो बस केवल फॉर्मूला याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी रहेगा तो रिएक्टेंट पहले होगा। ये सब चीजें हम लोग नहीं बनाए, सब चीजें बना के दिया गया। इसका मतलब है कि आपको ये डाटा जो भी हम लोग फॉर्मूला शॉर्टकट जो यूज कर रहे होते हैं, तो ये सब फॉर्मूला दिया रहता है, आप एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे लिखा हुआ रहता है, एक्सपेरिमेंट कर करके जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हो सकता है कि आप वहां पर जब चेक कर रहे होंगे तो डिफरेंस आ जा रहा होगा। तो डिफरेंस आने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट घटाते हैं, फिर यहाँ पर है। बस यही केस है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है, बस बॉन्ड एनर्जी केस में होता है, बस ध्यान रखना। तो अगर मान लो कि मेरे पास अलग अलग बॉन्ड्स दिए हुए हैं, देखने से लग रहा है कि ये एमोनिया वाला बात हो रहा है, तो आपको निकालना क्या है, कोई चीज निकालना है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस फॉलोइंग डाटा आपके पास दिया हुआ है, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, N2 लेके चलेंगे, 3s2 लेके चलोगे और बनाओगे 2NH3, तो हो जाएगा सीधे गलत। क्यों, 2NH3 थोड़ी ना आपको बनाना, आपको 1NH3 बनाना है। तो 1NH3 बनाने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा, बाकी सबको बैलेंस कर देना पहले। बैलेंस का मतलब है कि N2 लिखोगे तो आपके पास NH3 में तो 1 है, तो 1/2 लगा देना। H3 चाहिए
तो H3 आपके पास चाहिए होगा, तो बताओ तो इसको हमको करना है 3, क्या लिखना पड़ेगा? 3/2 करना होगा। बस ये रिएक्शन आपके पास लिखा हुआ रहेगा। बॉन्ड एनर्जी आप दोनों का लिख लो, उसमें 1/2 से डिवाइड कर दो, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है, और माइनस कर देना। इसमें जितनी टाइप की बॉन्ड एनर्जी होगी, इसमें 3 तरह का देखो बॉन्ड एनर्जी होगा, एक NH और एक और NH और एक और NH। NH की एक वैल्यू को लिख के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो निकल के आएगा वो फाइनल आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। सेम इसमें भी है, सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, जरूर ट्राई कर लेना, तीनों क्वेश्चन मेंस में आए हुए क्वेश्चन है सब। और एक छोटा सा बात भी लिख दिए, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। आपके पास क्या आता है कि डेल्टा यू को कैसे मेजर किया जाता है? डेल्टा यू को मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, बुक में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। और भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट किस फ्लास्क में करवाया जाता है।